नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह बहुत ही गंभीर विषय है। हम इस विषय पर तटस्थ होकर ही विचार कर सकते हैं और हमें तटस्थ होकर ही इस पर विचार करना होगा, क्योंकि अगर हम एक तरफा विचार रखेंगे तो इस विषय की गंभीरता को समझ नहीं पाएंगे। विषय की गंभीरता को देखते हुए इसको ध्यान से समझने और तटस्थ होकर सुनने की आवश्यकता रही। विषय है वैवाहिक बलात्कार यानी कि मैरिटल रेप। हम इस विषय पर आज बात कर रहे हैं। एकाएक यह विषय चर्चा में क्यों आया, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही इसके पक्ष तथा में और विपक्ष के जो तर्क हैं उस पर भी बात करेंगे। धारा 375 के अपवाद 2 पर भी बात करेंगे और इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह विषय चर्चा में क्यों आया, इस पर हम बात करते हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने मैरिटल रेप को क्राइम घोषित करने वाली याचिका पर अलग अलग फैसला दिया। यानी कि 2 जजेस बैठे हुए थे, उन दोनों जजेसों में से एक ने उसके फेवर में फैसला दिया और एक ने उसके अगेंस्ट में फैसला दिया। यानी कि एक ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया और एक जज ने उसको अपराध घोषित नहीं किया। पहले हम समझ लेते हैं किस जज ने क्या अपना फैसला दिया। पहले हम बात करते हैं जस्टिस सकधर जज। उन्होंने अपने फैसले में कानून में मौजूद अपराध को रद्द करते हुए वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित किया और धारा 375 के अपवाद 2 और 376 के संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 1A और 21 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन करना है और इसलिए इसे रद्द किया जाता है। उन्होंने इन मूल अधिकारों के आधार पर इसको उल्लंघन करता माना है धारा 375 को और इसको अपराध घोषित किया। वहीं अगर हम दूसरे जज की बात, जज या जस्टिस जी की बात करें, उन्होंने कहा, श्री हरिशंकर जी ने कहा कि मैरिटल रेप को किसी कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता और ये प्रावधान यानी धारा 375 का अपवाद 2 संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 1A और 21 का उल्लंघन नहीं करते। तो दोनों जजों ने अपना अपना तर्क दिया, दोनों ने अपना अपना फैसला सुनाया, लेकिन किसी एक सहमति पर दोनों जज नहीं पहुंचे। दोनों ने अपने अपने ज्ञान के आधार पर, दोनों अपने विवेक के आधार पर उन्होंने अपना फैसला दिया। सबसे पहले हम वैवाहिक बलात्कार को समझने से पहले हम बलात्कार या रेप को समझ लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आईपीसी की धारा 375 के मुताबिक कोई व्यक्ति अगर किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाता है तो वह रेप कहा जाता है। ये सामान्य एक परिभाषा है आईपीसी की धारा 375 के मुताबिक। मैं आपको पहले बता दूं कि आईपीसी यानी आईपीसी जो है वह बलात्कार को तो परिभाषित करती है, लेकिन वैवाहिक बलात्कार के संबंध में वह कुछ नहीं कहती, यानी कि उसको परिभाषित नहीं करती। अब हम समझते हैं कि वैवाहिक बलात्कार या मैरिटल रेप क्या होता है। तो यह अपने जीवन साथी के साथ उनकी मर्जी के बगैर संभोग करने का वैवाहिक बलात्कार कहते हैं। यानी कि अपने जीवन साथी के साथ अगर आप मर्जी के बगैर किसी प्रकार के संबंध बनाते हैं तो उसे वैवाहिक बलात्कार माना जाए। अब हम जो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 375 है, जिसके कारण ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, उसको समझने की बात करते हैं। 375 में है कि पत्नी के साथ जबरदस्ती अनैच्छिक यौन संबंधों की छूट देती है 375 धारा, बशर्ते पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक हो और इसे वैवाहिक बलात्कार के अपवाद के रूप में भी जाना जाता है इस धारा को। अर्थात आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 के तहत 15 वर्ष से अधिक की आयु के पति और पत्नी के बीच अनैच्छिक यौन संबंधों को धारा 375 के तहत
निर्धारित बलात्कार की परिभाषा से बाहर रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि धारा 375 आईपीसी की क्या कहती है। हम वैवाहिक बलात्कार के पक्ष और विपक्ष यानी उसके समर्थन में जो तर्क हैं और उसके विरोध में जो तर्क हैं उस पर बात करें, उससे पहले हम वैश्विक स्तर पर वैवाहिक बलात्कार की स्थिति को समझ लेते हैं, जो हमें ये पता चले कि क्या भारत ही ऐसा अपवाद हो गया कि सबसे पहले यही ऐसा मुद्दा हुआ है। तो मैं बता दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़ों के अनुसार 185 में से 75 देशों में वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना गया जाता है। 185 में से 77 देशों में वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना गया है। पोलैंड पहला देश है जिसने मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया था, पोलैंड। और हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जिसने 2002 में मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया। तो हम समझ सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर इसकी क्या स्थिति है। भारत जो है वो कुछ चुनिंदा देशों के साथ में है जहां वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया या बलात्कार के अपराध की श्रेणी के अंतर्गत नहीं माना जाता है। जैसे भारत के साथ चीन है, हैती है, लाओस है, माली है, म्यांमार है, सेनेगल है, अफगानिस्तान है, यमन है, ओमान है, कुवैत है, ताजिकिस्तान है, लेबनान है, मलेशिया है, सिंगापुर है, मिस्र है, लीबिया है आदि देश जहां पर वैवाहिक बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया। एक प्रकार से भारत उन 34 देशों, लगभग 34 देशों के ग्रुप में शामिल है जहां पर इसको अपराध घोषित नहीं किया गया। तो हमने अब वैश्विक स्थिति को समझा कि 185 में से 77 देशों में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया गया है। कुछ देशों में ऐसा नहीं है, जिनकी भी हमने बात की। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के संबंध में कुछ आंकड़ों की बात करेंगे जो हमें इस विषय की गंभीरता को समझने में थोड़ी मदद करेंगे। आंकड़े को ध्यान देते हैं कि पहला पॉइंट है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश भर में प्रतिदिन 88 रेप होता है, 88 रेप होता है। 88, आप समझ सकते हैं, एक दिन में 88 रेप अटेम्प्ट होते हैं, जिनमें 94% केस में अपराधी पीड़ित का जानने वाला ही होता है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक है। अगर हम इनकी रिपोर्ट को पूरी तरह सत्य मान लें तो एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि जितनी देर में मैं ये वीडियो जनरेट करूंगा, पूरा बनाऊंगा, उतनी देर में भारत में 1 से 2 रेप हो चुके होंगे। गंभीरता को समझिए इस विषय की कि इतनी देर में पूरे भारत में 1 से 2 रेप हो चुके होंगे जितनी देर में ये मैं वीडियो बनाऊंगा। दूसरी अगर हम सर्वे की बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें, तो 24% औरतों को घरेलू हिंसा और यौन प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। 24% औरतों को घरेलू हिंसा और यौन प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। यह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक डाटा है। अगला है 2019-20 की एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में 67% पुरुष पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध को अपना एक अधिकार मानते हैं। आप देख रहे हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। पंजाब में 67% पुरुष पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध को अपना एक अधिकार मानते हैं। एक और आंकड़े की बात करें कि 93% महिलाओं ने माना कि उनका वर्तमान या पूर्व पति ने उनका यौन उत्पीड़न किया। ये 93% महिलाओं ने माना है, एक रिपोर्ट के या एक आंकड़े के अनुसार। एक और आंकड़ा आपके सामने बताते हैं कि पत्नी के खिलाफ यौन हिंसा के मामले में बिहार 98.1% के साथ पति सबसे आगे हैं। यौन हिंसा के मामले में पति सबसे आगे हैं बिहार के। ये आंकड़ा है, ये आंकड़े हैं, ये डाटा है। जम्मू कश्मीर में 97% है ये स्थिति। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी थोड़े घटते क्रम में है, लेकिन वहां पर भी स्थिति
नेशनल हेल्थ सर्वे के एक और आंकड़े के अनुसार यह बता दें कि यौन उत्पीड़न के 99% मामले दर्ज ही नहीं होते हैं। 99% मामले यौन उत्पीड़न से संबंधित। तो इस विषय की आप गंभीरता को आप समझ सकते हैं। यह विषय अगर आप इस पर एक विचार करेंगे, एक विचार एक तर्क लेकर रखेंगे, तो इस विषय की गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे। आपको इस पर पहले तटस्थ होकर सोचना होगा, इसके आंकड़ों पर नजर डालनी होगी, इसकी वैश्विक स्थिति पर नजर डालनी होगी, और फिर इस विषय पर हमें विचार करना होगा। अब हम समझते हैं कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में मानने वालों का तर्क क्या है। उनका पहला तर्क है कि यह महिलाओं के मूल अधिकारों के खिलाफ है। महिलाओं के मूल अधिकारों के खिलाफ है। ये बात उन्होंने अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 को इसका माना कि ये इन अधिकारों का, इन मूल अधिकारों का हनन करता है। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि यह जो अपराध है, अगर हम इसको अपराध माने एक मिनट के लिए, तो ये बड़ी संख्या में होता है, लेकिन क्या होता है कि कानूनी जागरूकता के अभाव के कारण अपराधों की कम रिपोर्टिंग हो पाती है, और न्याय की लंबी प्रक्रिया, स्वीकार प्रमाण की कमी के कारण अदालत के बाहर ही कुछ समझौते करने पड़ते हैं। ऐसी भी देखा गया है। नहीं तो इनका आंकड़ा या इनके जो केस है उनकी संख्या ज़्यादा और होती है। वहीं कहीं ना कहीं न्यायिक प्रणाली में निराशाजनक स्थिति है कि कम से उसमें काफ़ी समय लग जाता है उसके निर्णय आने में। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी कई जो पीड़ित होते हैं वो इसको रिपोर्टिंग नहीं कराते, इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते, और यौन पीड़न उनके साथ हुआ होता है उसको वो पुलिस या किसी के पास रिपोर्ट नहीं कराते। अब हम एक समिति की रिपोर्ट पर बात करेंगे। न्यायमूर्ति वर्मा समिति है, JS वर्मा। इन्होंने जो रेप के मामले में एक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद गठित की गई थी ये समिति, इसने भी वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकरण की अनुशंसा की थी। अब वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की अनुशंसा की थी। अगर हम इस बात को देखें कि समिति ने भी इसको अपराध घोषित करने की अनुशंसा की थी। वहीं अब वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में ना मानने वालों का अगर हम तर्क की बात देखें, तो कहीं ना कहीं ये तर्क भी जायज है कि कहीं ना कहीं अगर आप इसको अपराध घोषित कर देंगे तो विवाह संस्था को खतरा हो सकता है। यानी कि विवाह संस्था एक विघटनकारी प्रभाव पड़ सकता है उस पर, उस संस्था पर खतरा पड़ सकता है। लोग उस परंपरा को हो सकता है निभाने में संकोच करने लगे या विवाह करने में संकोच करने लगे। तो ऐसी एक समस्या है। दूसरा, कहीं ना कहीं ये एक निजता के अधिकार का उल्लंघन भी है। अगर बाहर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात कह रहा है कि उसने ऐसा किया है, तो उसके जो राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन भी मानते हैं। इस मामले को अपराध की श्रेणी में ना मानने वालों का तर्क है। वहीं उनका एक तर्क यह भी है कि कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग भी बढ़ सकता है। कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग बढ़ सकता है अगर आपने इसको अपराध घोषित कर दिया। जैसा कि घरेलू हिंसा अधिनियम में जो है, ये महिलाओं को घरेलू हिंसा के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। उसमें भी कई बार देखा गया, और धारा 498A के आधार पर IPC की जो धारा 498A है, उसमें भी ये देखा गया कि कई बार ऐसे फेक केस जनरेट किए जाते हैं पति या ससुराल वालों के ऊपर, जो बाद में पाया जाता है कि वो फेक केस हैं। तो हो सकता है इनका दुरुपयोग बढ़ जाए। लोग मतलब एक पत्नी अपने परिवार मतलब ससुराल पक्ष के लोगों को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग कर सकती है। तो कहीं ना कहीं एक तर्क उनका ये भी है। और एक तर्क उनका ये भी है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाना पतियों को परेशान करने का एक आसान साधन बन जाएगा। यानी कि अगर जैसे कोई पत्नी कोई काम करना चाहता है और वो तुरंत अगर महिला उसके अगेंस्ट में है और वो है, तो वो एक प्रकार से उस पर दबाव डाल सकती है कि हम आप पर ऐसा कर देंगे, और उनको कहीं ना कहीं परेशान किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में ना मानने वालों के ये कुछ तर्क है। हमने इसके विषय के बारे में समझा।
इस विषय के आंकड़ों को जाना, वैश्विक स्थिति को जाना, पक्ष और विपक्ष के तर्क को जाना। JS वर्मा समिति ने भी इसकी सिफारिश की है, उसको भी जाना। अब हम इस विषय के निष्कर्ष की बात करते हैं। दरअसल स्त्री का जो वजूद है वो उसकी इच्छाएं और मर्जी हैं, वे सिर्फ दासी नहीं हो सकती और पति उसका केवल शासक नहीं हो सकता है। उसकी निजता का सम्मान हमें करना होगा, न केवल चार दीवारी के भीतर भी सार्वजनिक रूप से। दूसरी बात, जो दंपति के यौन इतिहास है, पीड़ित को शारीरिक और मानसिक नुकसान जैसे विभिन्न पहलुओं के आधार पर चिकित्सा कर्मियों पर, परिवार परामर्शदाताओं, न्यायाधीशों और पुलिस की एक विशेष समिति द्वारा सजा का फैसला किया जा सकता है, कर सकते हैं। एक और अगर हम बात करें तो व्यवहार में बदलाव लाना, जैसे पीड़ितों की आर्थिक स्वतंत्रता की सुविधा के लिए सहमति, समय पर चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास, कौशल विकास और रोजगार के महत्व पर जनता को जागरूक करने वाले जागरूकता अभियानों के माध्यम से भी वैधानिक सुधार किया जाना चाहिए। हमने समझा ये विषय पर, वैवाहिक बलात्कार पर हम लोगों ने बात की और इस पर विस्तृत चर्चा की। हमने इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क सुने। सरकार ने भी पूर्व में ऐसे एक केस पर बात अपनी राय दी थी कि उन्होंने भी कहा था कि कहीं ना कहीं अगर इसको हम अपराध घोषित करते हैं तो विवाह जैसी संस्था पर खतरा महसूस हो सकता है, वो उस संस्था के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। वहीं कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी बढ़ सकता है। तो सरकार का भी ऐसा ही एक पक्ष था। हमने पक्ष विपक्ष साथ ही वैश्विक स्तर पर उसके आंकड़ों को समझा, हमने राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों को समझा और साथ ही रेप और वैवाहिक बलात्कार के अंतर को भी जाना। ये विषय एक गंभीर विषय था और हाल ही में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वह दो निर्णय हुए। एक प्रकार से कोई एक निर्णय नहीं निकल पाया, दोनों न्यायाधीशों ने अलग अलग निर्णय दिया। इस कारण से इस पर अभी यह जो केस है यह पूर्ण रूप से अभी निर्णय पर नहीं पहुंचा है। आगे देखते हैं कि इस पूरे विषय पर, इस गंभीर विषय पर क्या निर्णय आता है और सरकार अपना क्या पक्ष रखती है, इसको हम आगे देखेंगे। इसी के साथ यह विषय समाप्त होता है। नमस्कार।